ईपीएफओ को बोला या श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ सब ने मिलकर एक बात की कि भाई प्रपोजल दो, जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है नैक, उसको प्रपोजल देने के लिए बोला गया और सब ने धरना इस उम्मीद में ख़त्म किया कि भाई वो प्रपोजल देंगे और सरकार उस पर एक्शन लेगी। सरकार इनसे मिल भी रही है ताकि इनको ये ना लगे कि हम आपके साथ भी है, साथ है नहीं है, ये साथ भी है। क्योंकि ईपीएस 95 का जो मुद्दा है उसको थोड़ा सा फिर से कोशिश करने की जरूरत है। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के जरिए अपनी बात को लगातार उठाने की जरूरत है। हमारा काम ये होता है कि निष्पक्षता से जो चीजें हो रही हैं उसको दर्शाना। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन कहीं ना मेरे अंदर से ये मतलब कि सहम नहीं रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनका पक्ष लूं, लेना पड़ेगा, पक्ष लूं इनका। इन बुजुर्गों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में ईपीएस 95 की बात कहीं पीछे ना छोड़ जाए, इसलिए छूट न जाए, इसलिए मैं मनोज सुराजी जंतर मंतर से आपसे ईपीएस 95 की बात करूंगा। पिछले एक हफ्ता ही गुजरा होगा जब जंतर मंतर पर ईपीएस 95 का धरना लगा हुआ था और वहां से एक खबर आई थी कि श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को बोला या श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ सब ने मिलकर एक बात की कि भाई प्रपोजल दो, जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है नैक, उसको प्रपोजल देने के लिए बोला गया और सब ने धरना इस उम्मीद में ख़त्म किया कि भाई वो प्रपोजल देंगे और सरकार उस पर एक्शन लेगी। क्योंकि जो हेमा मालिनी जी हैं उन्होंने भी उसके में लग के काम किया। तो जो ईपीएस 95 की बात है लगातार वो उठ तो रही है, लेकिन अभी इस जो धरने का जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसान वाले में, इसमें ईपीएस 95 की तरफ से कोई सक्रिय योगदान नहीं किया गया है। हालांकि किसान वाले कुछ नेता ईपीएस 95 के धरने में आए थे, लेकिन क्योंकि इनका मुद्दा शामिल नहीं हुआ किसान वाले उस प्रोटेस्ट में, इसलिए ईपीएस 95 को उससे अलग करके रखा गया है। ये तो एक खबर रही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 का जो मुद्दा है उसको थोड़ा सा फिर से कोशिश करने की ज़रूरत है। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के जरिए अपनी बात को लगातार उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप बात उठाएंगे नहीं तो बात ठंडी पड़ जाती है। इसको लगातार, इसको जिस तरह से बनाए रखना है, मोमेंटम बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर आप, जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है उसने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ प्रपोजल देंगे। तो वो जो नेता हैं वो आगे उठकर आएँ और ये बताएं कि भाई क्या प्रपोजल तैयार किया गया है, क्योंकि जनता को भी पता चलना चाहिए। जो हजारों लाखों लोग ईपीएस 95 के पेंशन लेते हैं वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अरुण जी भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अरुण जी एक बार आप आ जाइए। अरुण जी क्या लग रहा है आपको, कुछ होगा बदलाव? ईपीएस को लेके कह रहे हैं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी की मेहनत की कमाई और जिसकी चुनिंदा पैसे जो थे वो कट रहे थे कि ताकि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जहाँ 10 साल 15 साल नौकरी कर लेंगे, उनके बाद जब उसको पैसा मिलेगा तो उनकी हक की कमाई वो मांग रहे हैं, बुजुर्ग वगैरह उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये जंतर मंतर की धरती है। इस धरती पर लोग आते हैं इस आशा को लेकर कि यहाँ आकर क्या पता हमारा हक जो बनता है हमें मिल जाए। ये धरती उनको ये इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करने का मौका देती है, लेकिन उनकी, मैं उसको दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ, कभी उनको परमिशन नहीं मिलती और जब परमिशन मिलती है तो तभी उनकी सुनवाई नहीं होती। हालांकि मैं बता दूँ, रूलिंग पार्टी बीजेपी सरकार, बीजेपी के नुमाइंदे उनसे मिल चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, गद्दावर नेता उनसे मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी से वो मिल चुके हैं, जो उनके लीडर हैं अशोक रावत जी और उनकी जो को लीडर टीम है वो उनसे मिल चुकी है। और कभी कभी तो ये चीज़ के समझ आता है कि हमारे ना एक कहावत कहते हैं कि मौसी ने ना बेटे के हाथ में मक्खन रख दिया। अब जो मक्खन है जहाँ तो वो फिसलने का काम करेगा, जहाँ तो वो खाने का काम करेगा। अब बात इसको अगर समझेंगे आप तो ये बता दूं मैं आपको इस कहावत को किस तरह से देखते हैं कि एक तो मक्खन फिसला देगा, एक तो मक्खन बड़ा भी कर देगा। यहाँ से दोनों फायदे हो रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। मक्खन दिया भी हाथ में, ये भी कह दिया कि मैं तो बेटे को मक्खन खिला रही हूँ, और दूसरी तरफ मक्खन नीचे पैम के नीचे फेंक दिया कि फिसल भी जाए वो। तो मौसी की वो हरकत है ना, जो बिल्ली मौसी की हरकत, ये जो निकल कर सामने आ रही है। सरकार इनसे मिल भी रही है ताकि इनको ये ना लगे कि हम आपके साथ भी है, साथ है नहीं है, ये साथ भी है। ये कह रहे हैं हम आपके साथ भी हैं। अगर आप साथ हैं तो इनकी बातें सुननी। मुंह में राम बगल में छुरी।
कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। देखो मैं तो अपने वर्ड्स में ही कर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ऐसे लगता है। कहावत है कि मुंह में राम बगल में चिरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मीठे मीठे बोलो। इन बुजुर्गों को देख के यही लगता है, क्योंकि मैंने, आप इतनी सर्दी पड़ रही है, फरवरी का महीना है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड होती है, आप सबको पता है। आप लोगों के परिवारजन होंगे, आप लोग उनको हीटर लगा के दे रहे होंगे, कंबल दे रहे होंगे, ये परिवार जी आप बैठिए, अंदर बैठिए। और जहाँ पर जो बुजुर्ग आ रहे थे ना 70 साल के, 75 साल के, क्या पता उन्होंने आगे वाले 5 साल देखने भी हैं, क्या पता आने वाले सरकार को दे देना चाहिए ना, मानवता के नाते ही दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बनता है, उनका हक बनता है। और जिस तरह से मैंने उनको लगातार कवर किया, पिछले कंटिन्यू से 3 महीनों से मैं कवर कर रहा हूँ, हालांकि इससे पहले भी हमने कवर किया है, वो बीच बीच में आते थे, लेकिन अब जो है वो आंदोलन बहुत ज़्यादा उनका तेज़ हो रहा है। और वो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें माताएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्योंकि कुछ ही महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव भी होंगे। चुनाव आयोग ने 3.5 लाख के करीब अर्धसैनिक बलों की मांग कर दी है, सुरक्षा कर्मियों की मांग कर दी है, सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो क्या लग रहा है कि चुनाव तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर क्या कर पाएगी सरकार? एजेंडा है ना ये एजेंडा, अगर ये तो एक 10-15 दिन 20 दिन में अगर आचार संहिता लागू लग जाएगी, ये तो लगने वाला, फिर इनका मामला तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने यही कहा था, आप इनकी जुबानी से उन्होंने कहा था कि जब हम पिछले बार भी एजेंसी कर रहे थे तब भी चुनाव बीच में आ गए थे, लेकिन हम डटे रहे। अब उस बीच में जिन लोगों ने धरना किया था उसमें तो 20% बुजुर्ग वो तो चले गए दुनिया से ही, अपना पैसा लिए बिना वो चले गए हैं। अब तो ये चीज़ अगर ये कह रही है गवर्नमेंट, अब देखने वाली चीज़ ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, हर तीसरे दिन ये कह रहे हैं हमें उम्मीद है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि उनको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए। और जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में चुनाव भी आ जाएंगे। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि मैं इस बार फिर से लाल किले पे आके तिरंगा फहराऊंगा, अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, उन्होंने काम किया है देश के लिए। अगर ऐसे जनता को लगता है तो क्या पता फिर से वो वही तिरंगा आके फहराएंगे। लेकिन इन बुजुर्गों का क्या, 70 लाख की इनकी कम्युनिटी है, 70 लाख कम नहीं, 85 लाख के करीब बोल रहे हैं, 85 लाख अब हो गई है, तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, बड़ी एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आंधी आए, तूफान आए, देश में कोई भी निजाम आए, देश के अंदर कितनी भी शक्ति हो, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम आपको बुजुर्ग समझते हैं और अपने बड़ों का सम्मान हमें करना आता है, इसलिए देख लीजिए जंतर मंतर पे फौजी भी नहीं बैठ। एक मिनट एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर काटना चाहूँगा। आपने कहा कि तूफान आए, ये सब आए, मुझे भी पत्रकारिता करते हुए बहुत समय हो गया, आपको पत्रकारिता करते हुए बहुत समय हो गया है। हमारा काम ये होता है कि निष्पक्षता से जो चीज़ें हो रही हैं उसको दर्शाना, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। लेकिन कहीं ना मेरे अंदर से ये मतलब कि सहम नहीं रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनका पक्ष लूँ, लेना पड़ेगा, पक्ष लूं इनका। इन बुजुर्गों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना, ये जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ते थे, तो हमें कहा गया था कि तुम्हारे सामने गलत भी हो रहा होगा ना, तुम सिर्फ दिखाओगे ये चीज़ हो रही है, हमें ये पाठ पढ़ाया गया था। तुम्हारी जर्नलिज्म यही है, तुम ये दिखाओगे, तुम्हारा काम है ये दिखाना, सवाल पूछना ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बचाने तुम नहीं जा सकते। ये चीजें हमें पढ़ाई जाती थी तब। लेकिन हमारी संस्कृति तो कुछ और ही कहती है, कहती कुछ और है, पढ़ाई कुछ कहती हो, लेकिन जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, वो साफ साफ कहती है। नहीं रोक पा रहा, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है कि हमें आपकी बात उठानी चाहिए। और जंतर मंतर पर जब मैं कह रहा हूँ, फौजी भी नहीं है जंतर मंतर पर, अगर कैमरा मैन से कहूंगा जरा घुमा दें, तो यहाँ फौजी बैठते थे लगातार, वो भी नहीं है। लेकिन EPS 95 की बात अब भी जंतर मंतर से कही जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पर कोई नहीं है, लेकिन आप हो, आपकी हम आवाज बने हुए हैं और हम लगातार आपकी बात करते रहेंगे। और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार को मानवता के नाते, जिस तरह से सरकार कर रही है, मानवता के नाते कम से कम EPS 95 वालों की बात सुननी चाहिए। एक तो सरकारी नौकरियां नहीं है, एक तो सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो लोग प्राइवेट कंपनियों में जा रहे हैं वो भी ये चीज सोच लें कि आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, आपका PF वगैरह करता होगा, आप भी लगातार 10 साल कहीं ना कहीं तो नौकरी करोगे ना, बैठ के कि मैं 10 साल तक तो एक कंपनी में नौकरी करूंगा, तब जाके आपकी पेंशन जो है सुनिश्चित होती है। EPF 95 आपको पता ही होगा, मैं चीटिंग है एक तरह से, आपको पता भी है। 95 में 1995 में ये चीज़ लागू की गई थी, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली रही है। अब मुझे बताइए, कोई 10 साल 15 साल बेचारा काम करता है प्राइवेट में, सरकारी भी नहीं है, सरकारी में तो पेंशन बंद है, लेकिन सरकार में इतना होता है कि तुम्हें इतना पैसा मिल जाता है कि तो पूर्ण पेंशन स्कीम है, बेशक इतना है, लेकिन सरकार में अगर तो आप काम कर रहे हो इस टाइम पे, इस लेवल पे अगर काम
काम कर रहे हो ना, सरकार पे चपरासी के ओहदे पे काम कर रहे हो ना, तो जब तक वो रिटायर होगा ना तब तक उसके बाद इतनी आमदनी, इतनी सेविंग हो जाती है कि अपना वो गुजारा चला सके, दाल रोटी खा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मौज मस्ती कर सके कि गाड़ियों में घूम सके, ये अपनी दाल रोटी खरीद सकते हैं। प्राइवेट वाले अगर जो काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप देखिए कि प्राइवेट वाले जो है, आप भी काम करोगे और आपके भी पीएफ कटेगा। और अगर आपको जब पता चले, आप जब जॉब कर दी, आपकी उम्र हो गई, आपने छोड़ दी जॉब और आपको पीएफ नहीं मिल रहा, अब आप, ये तो वही बात हो गई, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वही चीज़ है। बहुत बुरा हालात हैं और उन बुजुर्गों के लिए हमारे दिल से यही दुआ निकल रही है। और सरकार की को हमें ये कहना चाहिए, कितनी भी निष्ठुर हो, कितना भी आप इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हो, लेकिन मानवता का पाठ नहीं भूलना चाहिए। जिनका जो हक है कम से कम वो उनको मिलना चाहिए।